19वीं सदी का अफगानिस्तान, दो सुपर पावर्स के बीच एक ग्रैंड चेस बोर्ड, जी, ब्रिटेन और रूस, जिसे अक्सर द ग्रेट गेम कहा जाता है। आज हम इसी ग्रेट गेम को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसी मतलब कभी बहुत एग्रेसिव हो जाती थी तो कभी एकदम डिफेंसिव। एक पेंडुलम की तरह। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पता करते हैं कि इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करने की ब्रिटिश कोशिशें आखिर किस मोड़ पे जाके खत्म हुई। और ये समझना आज भी बहुत जरूरी है। देखिए, अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, इसकी जड़ें इसी ग्रेट गेम में हैं। सही बात है। अंग्रेजों को सबसे बड़ा डर था कि रूस वो मध्य एशिया से होता हुआ भारत तक पहुंच जाएगा, और इसी डर ने एक वैज्ञानिक सीमा या साइंटिफिक फ्रंटियर बनाने के जुनून को जन्म दिया। और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट था अफगानिस्तान। बिल्कुल, वो भारत का दरवाजा था, और उस दरवाजे पे ताला कौन लगाएगा? सारी लगाई इसी बात की थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे सोर्सेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड और उनकी 1836 की फॉरवर्ड पॉलिसी की तरफ इशारा करते हैं। ये फॉरवर्ड पॉलिसी सुनने में तो काफी प्रोएक्टिव लगता है। हाँ, ये डर से निकला हुआ एक तरह का आत्मविश्वास था। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब था कि हम रूस के आने का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे। जी, हम खुद आगे बढ़कर अपनी शर्तें तय करेंगे। उस समय अफगानिस्तान के अमीर थे दोस्त मोहम्मद। उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती चाही, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि अंग्रेज उन्हें सिखों से पेशावर वापस दिलाने में मदद करें। हाँ, और अंग्रेजों ने मना कर दिया। और यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, जैसे ही अंग्रेजों ने मना किया, दोस्त मोहम्मद ने मदद के लिए रूस और फारस की तरफ देखा, और यही वो चीज थी जिससे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे। उनका सबसे बड़ा डर सच हो रहा था। तो अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हम दोस्त मोहम्मद पर भरोसा करें या उसे रास्ते से ही हटा दें? और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि दोस्त मोहम्मद को हटाकर एक कठपुतली शासक शाह शुजा को गद्दी पर बिठाया जाए। शाह शुजा को कई साल पहले गद्दी से हटा दिया गया था, और वो तब से लुधियाना में ब्रिटिश पेंशन पर जी रहे थे। तो उन्होंने शाह शुजा को गद्दी पर बिठाने के लिए सिखों के साथ 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि की। लेकिन ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं है? अंग्रेज खुद सीधे लड़ने के बजाय सिखों को आगे कर रहे थे। ये उनकी अनिश्चितता भी दिखाता है और उनकी चालाकी भी। अच्छा। वो लड़ाई का जोखिम और बदनामी वो सिखों के सिर पर डालना चाहते थे, जबकि कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते थे। और खुद सिर्फ पैसा दे रहे थे। जी, संधि की शर्तें साफ थीं। शाह शुजा को सिखों की मदद से गद्दी मिलेगी, कंपनी सिर्फ खर्चा उठाएगी, और बदले में शाह शुजा की विदेश नीति अंग्रेजों और सिखों की सलाह से चलेगी। यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जिन वजहों से ये सारी तैयारी हो रही थी, वो वजहें युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। फारस ने हेरात से अपनी घेराबंदी हटा ली, और रूस ने भी अपने दूत को वापस बुला लिया। मतलब जिस खतरे का डर था वो तो टल गया था। तो फिर अंग्रेज रुके क्यों नहीं? ये तो किसी जुनून जैसा लगता है। ये जिद ही थी। इसे आप साम्राज्य का अहंकार कह सकते हैं। एक बार जब जंग की मशीनरी चल पड़ती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि खतरा टल गया तो क्या हुआ, हम अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। उन्हें लगा कि ये अफगानिस्तान पर अपना दबदबा हमेशा के लिए कायम करने का सुनहरा मौका है। और इसी जिद का नतीजा था पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक। जी। और शुरुआत में तो उन्हें लगा कि वो कामयाब हो गए हैं। अगस्त 1839 में ब्रिटिश सेना काबुल में दाखिल हुई। ज्यादातर कबीलों को पहले ही रिश्वत दी जा चुकी थी। हाँ, और शाह शुजा को अमीर बना दिया गया। कागज पर तो मिशन पूरा हो गया था। हाँ, कागज पर, लेकिन जमीन की हकीकत वो बिल्कुल अलग थी। अंग्रेजों ने इसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा समझा जिसे जीता जा सकता है। वो ये समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि अफगानिस्तान सिर्फ भूगोल नहीं है, बल्कि एक विचार है। आजादी का विचार। आजादी का विचार। शाह शुजा को अफगान लोगों ने कभी अपना शासक नहीं माना। वो उसे हमेशा एक विदेशी ताकत का चमचा समझते रहे। जैसे ही ब्रिटिश सेना की संख्या कम हुई, पूरे देश में विद्रोह की आग भड़क उठी। मतलब पूरी बाजी पलट गई। बुरी तरह से।
विद्रोह इतना भयानक था कि अंग्रेजों को 1841 में अफगान सरदारों से एक बहुत ही शर्मनाक संधि करनी पड़ी। उन्हें काबुल खाली करना पड़ा। और उसी दोस्त मोहम्मद को फिर से अमीर मानने पे राजी होना पड़ा, जिसे हटाने के लिए सारा तमाशा किया गया था। लेकिन असल ट्रेजेडी तो वापसी के रास्ते में हुई। हाँ, वो बर्फीले पहाड़ों से गुजरती ब्रिटिश टुकड़ी पर लगातार हमले हुए। हजारों सैनिक और उनके परिवार वाले मारे गए। ये ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। बाद में अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए एक और सेना भेजी और काबुल पर फिर से कब्जा किया। लेकिन जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, इस बार उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल से सीखा था। काबुल में तबाही मचाने के बाद उन्होंने दोस्त मोहम्मद से समझौता किया, शहर खाली कर दिया और उन्हें अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक मान लिया। तो आखिर में क्या हुआ? 1.5 करोड़ रुपए और करीब 20,000 जाने गंवाने के बाद वो ठीक वही वापस आ गए जहां से उन्होंने 3 साल पहले शुरुआत की थी। तो इस तबाही के बाद जाहिर है कि अंग्रेजों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। जॉन लॉरेंस एक नई पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम बड़ा दिलचस्प था, मास्टरली इनएक्टिविटी या कुशल निष्क्रियता। हाँ। ये सुनने में तो बहुत स्मार्ट लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या था? क्या ये बस कुछ ना करने का एक फैंसी तरीका था? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत सोचा समझा कुछ ना करना था। हाँ। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी ने गरम तवे को छू लिया हो। हाँ। ऑकलैंड की पॉलिसी वो गरम तवा था। और नतीजा ये हुआ कि जॉन लॉरेंस ने तय किया कि अब इस तवे से दूर ही रहना है। उनकी मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी का सार यही था, जब तक आग हमारे घर तक ना पहुंचे तब तक पड़ोसी के घर में दखल नहीं देना है। मतलब तुम अपना घर संभालो, हम अपना घर संभालेंगे। बिल्कुल। लॉरेंस का मानना था कि एक मजबूत और आजाद अफगानिस्तान एक कमजोर और नियंत्रित अफगानिस्तान से बेहतर सुरक्षा गारंटी है। ये सम्मान पर आधारित नीति थी। तो जब गृह युद्ध छिड़ा तब उन्होंने क्या किया? जब 1863 में दोस्त मोहम्मद की मौत के बाद उनके बेटों में लड़ाई छिड़ी, तो लॉरेंस ने किसी का पक्ष नहीं लिया। वो बस इंतजार करते रहे। जब शेर अली ने आखिरकार गद्दी पर कब्जा कर लिया, तब जाकर लॉरेंस ने उन्हें अमीर के तौर पर मान्यता दी। तो ये टकराव की नहीं बल्कि रक्षा की नीति थी। जी। लेकिन ये शांति और समझदारी ज्यादा दिन नहीं चली। ब्रिटेन में सरकार बदल गई और 1876 में एक नए वायसराय लिटन भारत आए। वो एक नई पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम और भी शानदार था, प्राउड रिजर्व। हाँ, गौरवपूर्ण अलगाव। नाम भव्य था लेकिन इरादे खतरनाक थे। मतलब? ये असल में फॉरवर्ड पॉलिसी का ही एक नया और ज्यादा आक्रामक रूप था। लिटन का मानना था कि मास्टरली इनएक्टिविटी एक कमजोर और कंफ्यूज्ड पॉलिसी है। वो साफ साफ कंट्रोल चाहते थे। बिल्कुल। उनकी प्राउड रिजर्व पॉलिसी का मकसद था वैज्ञानिक सीमाएं बनाना, जिसका मतलब था कि अफगानिस्तान के कुछ जरूरी इलाकों पर सीधा ब्रिटिश नियंत्रण हो। और यहीं से दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध की जमीन तैयार हुई। सोर्सेज बताते हैं कि इसका कारण ये था कि अमीर शेर अली ने काबुल में एक रूसी दूत का तो स्वागत किया, लेकिन ब्रिटिश दूत को आने से रोक दिया। लिटन के लिए ये सीधी सीधी बेइज्जती थी। हाँ, शेर अली असल में एक मुश्किल खेल खेल रहे थे। वो अपने दोनों ताकतवर पड़ोसियों से दोस्ती रखना चाहते थे, लेकिन एक सुरक्षित दूरी पर। वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने रूस को तवज्जो दी तो लिटन को हमला करने का बहाना मिल गया। जैसे ही रूसी दूत काबुल से गया, लिटन ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। और नतीजा मुझे अंदाजा है, ब्रिटिश सेना जीती, अमीर भाग गया और फिर एक संधि हुई, इस बार गंडमक की संधि। ये पहले युद्ध की कहानी का रिपीट टेलीकास्ट नहीं लग रहा? बिल्कुल, ये इतिहास खुद को दोहरा रहा था। गंडमक की संधि की शर्तें देखिए। अमीर अपनी विदेश नीति भारत सरकार की सलाह से चलाएगा। काबुल में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। और बदले में अंग्रेज उसे बाहरी हमलों से बचाएंगे और सालाना पैसा देंगे। ये वही चीजें थी जो वो पहले युद्ध से हासिल करना चाहते थे, बस इस बार कागज पर, संधि के जरिए। लेकिन फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। कभी नहीं। कुछ ही महीनों के भीतर काबुल में विद्रोह हो गया और ब्रिटिश रेजिडेंट को मार दिया गया। फिर से? हाँ, अंग्रेजों को फिर से काबुल और कंधार पर कब्जा करना पड़ा। लिटन ने तो गुस्से में अफगानिस्तान को कई टुकड़ों में तोड़ने का प्लान भी बना लिया था। लेकिन तब तक ब्रिटेन में फिर से सरकार बदल चुकी थी और लिटन को वापस बुला लिया गया। तो लिटन की ये आक्रामक पॉलिसी भी फेल हो गई। उनके बाद आए रिपन।
और उन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, बफर स्टेट। जी, बफर स्टेट। ये शब्द हम आज भी जियोपॉलिटिक्स में बहुत सुनते हैं। उस समय इसका ठीक मतलब क्या था? बफर स्टेट का मतलब है दो बड़े झगड़ालू पड़ोसियों के बीच एक छोटा न्यूट्रल घर, ताकि दोनों बड़े पड़ोसी सीधे एक दूसरे की दीवार से ना टकराएं। एक जियोपॉलिटिकल शॉक अब्जॉर्बर। बहुत अच्छा कहा आपने। अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच वही न्यूट्रल घर बनाने का आइडिया था। ये फॉरवर्ड पॉलिसी और मास्टरली इनएक्टिविटी के बीच का एक रास्ता था। दखल नहीं देना, लेकिन ये पक्का करना कि वो किसी और बड़ी ताकत के प्रभाव में भी न जाए। तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश नीति एक पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक घूमती रही। पहले आक्रामक फॉरवर्ड पॉलिसी, फिर विनाशकारी युद्ध, फिर सतर्क मास्टरली इनएक्टिविटी, और उसके बाद फिर से लिटन की आक्रामक प्राउड रिजर्व और दूसरा युद्ध, और आखिर में ये बफर स्टेट की रणनीति पर आकर रुके। ये एक चक्र था, और इस चक्र को चलाने वाली ताकतें थीं रूस का डर, साम्राज्य का अहंकार और लंदन में बदलती हुई राजनीतिक हवा। हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये बफर स्टेट वाली स्थिति भी हमेशा नहीं रही। प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के बाद हालात फिर बदले। हाँ, 1919 में नए अमीर अमानुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ दी, जिसे तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध भी कहते हैं, और 1921 में हुई संधि के बाद अफगानिस्तान ने आखिरकार अपनी विदेश नीति को चलाने की पूरी आज़ादी हासिल कर ली। तो ग्रेट गेम का वो क्लासिक दौर खत्म हो गया। वो दौर खत्म हो गया, जी। तो इस पूरे कहानी से, इन उतार चढ़ाव से हम आज क्या समझ सकते हैं? ये पूरी गाथा किसी भी बड़ी शक्ति के लिए एक मौलिक सवाल खड़ा करती है। क्या किसी राष्ट्र को बल और राजनीतिक पैंतरेबाजी से नियंत्रित करना ज्यादा असरदार है, या फिर उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करके और एक स्थिर तटस्थ संबंध बनाकर अपने हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है? अंग्रेजों ने तो ये सबक 2 बार सीखा। हाँ, और बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया ने वो सबक सीखा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की जमीन हर पीढ़ी की बड़ी ताकतों से एक ही सवाल पूछती है, और हर बार उन्हें जवाब खुद ही खोजना पड़ता है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या किसी देश का भूगोल और उसके लोगों का चरित्र ही उसकी नियति तय कर देता है, जिसे कोई भी बाहरी ताकत कभी बदल नहीं सकती?